गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अध्याय 2 के अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भौतिक विज्ञान की कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, फिजिक्स की कुछ ऐसी परिघटनाएं हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों द्वारा नहीं समझाया सकता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं? पहला क्या लिखा हुआ है, गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन। यदि हमने किसी भी पिंड को गर्म किया, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आपने उसको गर्म किया, उससे विकिरण उत्सर्जित होती है। अब उस उत्सर्जित होने वाले विकिरण का जो अध्ययन है, उसकी जो व्याख्या है, वो इससे नहीं समझाई जा सकती। सेकंड है धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। यानी जैसे आपके पास में लोहे की सतह है, लोहे की कोई परत है या चांदी की परत है आपके पास, और उसमें अगर किसी विकिरण की टक्कर लगती है तो उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? ये भी इसको नहीं समझा पाया। तीसरा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे जा सके रेखा स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जब रेखीय स्पेक्ट्रम लिया गया तो उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया कौन? ये वाला सिद्धांत। ये तीनों की व्याख्या वो नहीं कर पाया। तो फिर व्याख्या किसने की? सन 1900 में मैक्स प्लांक ने द्वारा सबसे पहले कृष्णिका विकिरण की व्याख्या की गई। ठीक है, तो 1900 में मैक्स प्लांक जो वैज्ञानिक था, उसने कृष्णिका विकिरण की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की उसने? कृष्णिका विकिरण की व्याख्या की। क्या होता है ये कृष्णिका विकिरण, वो अपना देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो वह हल्के लाल से अधिक गहरे लाल व अंत में सफ़ेद हो जाती है। होता है ऐसा, आप लोहे की किसी कील को भी गर्म करोगे तो पहले वो हल्की लाल होगी, फिर अधिक गहरी लाल होगी, फिर अंत में बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो वो सफ़ेद हो जाती है। अर्थात गर्म वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित विभिन्न तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की तीव्रता वस्तुओं के ताप पर निर्भर करती है। यानी कि हमने किसी भी वस्तु को गर्म किया, लोहे की कील को गर्म किया, लोहे की छड़ को गर्म किया, तो उससे विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे वो क्या हो रही है, अलग अलग रंग में अलग अलग रंग की दिखाई दे रही है। दृश्य स्पेक्ट्रम में वो अलग अलग रंग की दिखाई देती है। अब इसका मतलब अलग अलग रंग की दिखाई देना है किस पर निर्भर कर रहा है? ताप पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे मेन बिंदु इसका क्या हो गया कि ताप पर निर्भरता। आगे इसमें लिखा हुआ है कृष्णिका विकिरण क्या चीज़ है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण को एक समान उत्सर्जित और अवशोषित करता है, कृष्णिका कहलाता है, तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। यानी कि हमारे पास में ऐसा कोई आदर्श पिंड होता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर हम कोई आदर्श पिंड जो किसी भी प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक साथ तो अवशोषित करे और एक साथ ही उनका विसर्जन करे, जो कि संभव नहीं है लेकिन एक ऐसा माना गया है, तो उसको बोलते हैं हम कृष्णिका। और उससे उत्सर्जित विकिरण को कहते हैं कृष्णिका विकिरण। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दे रखा है कि आपके पास में ऐसा कोई पिंड हो जो कृष्णिका का कार्य करे, तो उसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक छिद्र लगा हुआ है। ये जो इसमें छिद्र आ रहा है ना, इस छिद्र से विकिरण अंदर प्रवेश करती है, या पहले से इसको गर्म किया जाता है कृष्णिका को। जब कृष्णिका को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर जो विकिरण होती है वो अंदर ही टकराती है और फिर ऐसे इस तरीके से वो बाहर निकल जाती है। तो इसको हमने क्या नाम दिया कि वो ऐसे आई, फिर यूँ और फिर यहाँ से होके वो बाहर निकल गई इस छिद्र के थ्रू। इसको कृष्णिका नाम दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ से इसको हम समझते हैं। कृष्णिका से उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा तथा उसके स्पेक्ट्रम में वितरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने तरंगदैर्घ्य ले ली और यहाँ हम ले रहे हैं तीव्रता। कि ताप पर कितना वो निर्भर करेगा, 1000, 2000, 3000 लैम्बडा का मान दिया हुआ, तीव्रता दी हुई है। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे हम तरंगदैर्घ्य को बढ़ा रहे हैं, इसकी तीव्रता भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, किसी एक तरंगदैर्घ्य पर यह अधिकतम होती है, उसके बाद तरंगदैर्घ्य की ओर बढ़ाने पर यह घटनी शुरू हो जाती है। फिर वापस क्या हुई है, नीचे आ गए। देखो पर्टिकुलर किसी एक जगह पे तो ये अधिकतम हो गई, मैक्सिमम, उसके बाद इसके मान वापस नीचे आ गया। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे वक्र का उच्चिष्ठ मैक्सिमम लघु तरंग का ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो पहले ये ऊपर जाके फिर नीचे आती है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, उच्चिष्ठ भाग नाम दिया है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक द्वारा क्वांटा कहा गया। ठीक है, तो क्वांटा शब्द जो दिया गया ना, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई भी विकिरण है, चाहे वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, चाहे किसी भी प्रकार की विकिरण है, जब वो ऊर्जा का न्यूनतम उत्सर्जन या अवशोषण करती है
मतलब ऊर्जा उससे क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है या अवशोषित हो रही है, लेकिन वो बहुत कम हो, तो उसको प्लांक ने क्या नाम दिया, क्वांटा नाम दिया। ठीक है। विकिरण की एक क्वांटम की ऊर्जा ई उसकी आवर्ती न्यू के समानुपाती होती है। मतलब कि ई बराबर क्या हो गया, एच न्यू। ये वाला सूत्र बनता है ई बराबर एच न्यू। एच को बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। क्या बोलते हैं एच को, प्लांक स्थिरांक। और इसका मान निश्चित है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है। तो 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड किसका मान है, एच प्लांक स्थिरांक का मान है। इस सूत्र को याद रखना, ई बराबर एच न्यू, आगे ये काम आएगा। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये जो वैज्ञानिक था अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को, उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव को पूर्ण रूप से समझाया था। ठीक है। और उसने आज से करीबन कई साल पहले जिसकी बात हम आज करते हैं, सोलर प्लेट की, सोलर पैनल की, ठीक है, उसने उस समय इस प्रयोग द्वारा सोलर पैनल और सोलर प्यूल की बात की थी कि भविष्य में इसी का उपयोग किया जाएगा बिजली के उत्पादन के लिए। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसमें होता क्या है। हमारे पास में एक निर्वात नली होती है। ये हमारे पास में क्या है, एक निर्वात नली है। इस निर्वात नली के अंदर धातु की सतह उपस्थित है जो एनोड कैथोड का काम कर रही है, और ये भी धातु की सतह है जो ससूचक का काम कर रही है, जो एनोड का काम करती है। ठीक है। दोनों की दोनों जुड़ी रहती हैं बैटरी द्वारा। ठीक है। बैटरी इनको विद्युत की सप्लाई नहीं करती है, जबकि बल्कि इसमें विद्युत जो है वो संचित होती है। यहाँ बीच में हमने अमीटर लगा दिया विद्युत की धारा नापने के लिए कि वो किस दिशा में जा रही है। अब क्या होता है, जब इसके ऊपर प्रकाश की कोई पुंज पड़ती है, धातु की सतह के ऊपर कोई प्रकाश की पुंज पड़ती है, तो प्रकाश की पुंज धातु की सतह पर पड़ते ही वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना स्टार्ट कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं इस दिशा में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, तो वो धनावेशित की ओर गमन करते हैं, जिसको सबसे पहले हमने कैथोड किरण नाम दिया था। तो हुआ क्या यहाँ पे, प्रकाश की पुंज धातु की सतह पर जैसे ही पड़ी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गए। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन परिपथ से होते हुए बैटरी में संचित हो गए। अगर हम परिपथ में अमीटर को देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई दिशा का मापन देखा जा सकता है। इस प्रकार से इस प्रयोग को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। आज भी अगर हम देखें तो रोड के ऊपर, घरों के ऊपर जो सोलर प्लेट लगी रहती है उसमें क्या होता है, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विद्युत परिपथ में आते हुए बैटरी में संचित हो जाते हैं, जिसको हम बाद में काम में लेते हैं। ठीक है। तो वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब ये जो धातु की सतह है ना, इसमें धातु कौन सी ली जाए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। धातु की सतह में हमें धातु कौन सी ली जाए हमें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। हमें वो धातु लेनी पड़ती है जिसका आयनन विभव का मान बहुत न्यूनतम होता है। ठीक है। ऐसी धातु जिसमें आवर्त सारणी की ऐसी धातु जिसमें आयनन विभव का मान बहुत कम हो। अगर उसकी आयनन विभव का मान बहुत कम होगा, ये लाइन मैंने इसमें लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लेना। क्या लिखना है आपको, एक लाइन इसके अंदर कि धातु वह ली जाती है जिसका आयनन विभव न्यूनतम होता है। ये लाइन आपको लिखनी है इसके अंदर। ठीक है। धातु वह ली जाती है जिसका आयनन विभव का मान न्यूनतम होता है। इससे क्या होगा, देखो अगर उसका आयनन विभव का मान न्यूनतम है तो थोड़ा सा भी उसको ऊर्जा दी जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देगा। भारितम कोशीय इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उसी को तो हम आयनन विभव कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या हुआ, धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन एवं सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश पुंज गिरा और इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, उनके बीच में कोई समय नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि धातु की सतह पर प्रकाश गिरा, अब 2 मिनट बाद 2 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उनके बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता है। ठीक है। दूसरा बिंदु लिखा हुआ है इसके अंदर, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाए, जिससे क्या है कि विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा है वो ज़्यादा बहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सोलर पैनल जो होते हैं वो धूप में ज़्यादा काम करते हैं, रात को बिल्कुल काम नहीं करते हैं क्योंकि रात को धूप नहीं आती है। लेकिन दिन में भी वो
दोपहर में जब प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है उस समय उनमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी बात इसमें ये लिखी हुई है कि प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि धातु की सतह पर गिरे और प्रकाश का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाए। मान लो कि कोई धातु की सतह है, हमने सोडियम ले ली धातु की सतह, हमने सीजियम ले ली धातु की सतह। उस सीजियम या सोडियम धातु की सतह पर सबसे न्यूनतम प्रकाश की पुंज गिर रही है, सबसे न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश की पुंज गिर रही है, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे। आपने थोड़ी सी उसकी आवृत्ति बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गए। तो वो जो न्यूनतम है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसी को हमने नाम दिया देहली आवृत्ति। जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। अगर देहली आवृत्ति भी आप नहीं दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं धातु की सतह से, और वो नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। न्यू जीरो आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों के कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के बढ़ती है। अब इसमें लिखा हुआ है न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू जीरो, यानी कि जो इसकी आवृत्ति है ना, जो इसकी आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। आइंस्टीन के अनुसार निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति को बढ़ाया जाएगा तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, घटाया जाएगा तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी घट जाएगी। चूँकि टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, आपको बताया था ना मैंने, E=H होती है, तो ये टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है, और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा एच न्यू जीरो, जिसको हमने देहली ऊर्जा नाम दिया था, जिसको कार्यफलन भी कहते हैं, W0 भी कहते हैं। ऊर्जा में अंतर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। क्या लिखा हुआ इसके अंदर? यहाँ एक सूत्र है, उसको हम यहाँ भी लिखते हैं। देखो, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस हाफ एम वी ई स्क्वायर। यहाँ पे ई जो है एम वी है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और वी जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो एच न्यू जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। देखो, इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तब हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु लेता है और विविक्त। देखो हुआ क्या है इसके अंदर, जब कोई भी हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस में अगर विद्युत का विसर्जन किया गया तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है H2 वाला जो अणु है, ये दो परमाणुओं में विभक्त हो जाएगा, H और H के अंदर। ठीक है, दोनों H के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षकों में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो उच्च ऊर्जा कक्षकों से नीचे आते हैं, वापस निम्न ऊर्जा कक्षकों में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विविक्त आवृत्तियों वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के कई श्रेणियां प्राप्त होती हैं जिन्हें अनेक आविष्कारों के नाम से जाना जाता है। देखो, अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। यह हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम है, ये यहाँ बना हुआ, देखो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। ये एक बार में पूरा नहीं आ रहा है, आप अपने बुक में देख सकते हैं इसको, मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर ये n का मान 1 है, यानी कि इसके पास यहाँ हम इसको नाभिक मान सकते हैं। मान लो अगर यहाँ नाभिक हो तो यहाँ पे n=1, फिर n=2 कहाँ पर है, यहाँ पर ये n=2 आ गया, ये n=2, n=3, 4, 5, 6 और ये अनंत भी है इसके अंदर। ठीक है, जो कोशों की संख्या है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक चल रही है कोशों की संख्या। अब होता क्या है कि जब हाइड्रोजन परमाणु जो है, इस हाइड्रोजन परमाणु को जब गर्म किया जाता है या इसमें विद्युत का विसर्जन किया जाता है तो ये दो परमाणुओं में बदल जाता है, H और H के अंदर। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्षकों में चले जाते हैं। निम्न ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, एक n बराबर 1 से, है ना, ये उच्च ऊर्जा कक्षकों में चले जाते हैं। 2 में 3 में 4 में तो ये होंगे ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 1s1 में आता है। इसलिए वो केवल किस कक्षा में होंगे, n=1 के अंदर होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है इस 1 के अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके और ऊपर चला जाएगा। किस कक्षा में जाएगा वो पता नहीं कहाँ पर जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, या अनंत कक्षा के अंदर चला जाएगा वो। लेकिन जब उसकी ऊर्जा कम पड़ेगी तो वो वापस से क्या होगा, वो ऊपर की कक्षाओं से नीचे की तरफ लौटेगा वो, है ना। मान लो अब वो ऊपर से नीचे की तरफ लौट रहा है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ लौटते समय किस कक्षा में आके रुक जाता है,
ठीक है, उसके हिसाब से उसमें उस आवृत्ति को हम देखा जाता है, उस विकिरण की आवृत्ति को देखा जाता है। देखो, अगर वो ऊपर चला गया, किसी भी कक्षा में चला गया, ऊपर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, अनंत में चला गया, लेकिन जब वो नीचे लौटता है तो वो मान लो नीचे लौटते समय पहली कक्षा में ही आ गया, जहाँ से वो गया था वहीं वापस आ गया। ठीक है, मान लो वो सबसे पहली पहली जो लाइन बन रही है वो ये वाली है, ये पहली लाइन है, यहाँ से गया वो पहली कक्षा में, पहले दूसरे उत्तेजित होने पर वो दूसरी कक्षा में पहुंच गया, अब वो दूसरे से पहले में आ गया। मान लो उत्तेजित किया आपने उसको, इलेक्ट्रॉन को, उस समय वो तीसरी कक्षा में पहुंच गया, तो वो तीसरी से नीचे आ गया, चौथे में गया, चौथे से नीचे, पाँचवीं से नीचे, छठी में से, किसी भी उच्च ऊर्जा कक्षा से वो पहली कक्षा में पहुंच जाता है। पहली कक्षा का मतलब ये यहाँ आ गया, देखो ये पहली कक्षा के अंदर पहुंच गया वो। ऊपर से किसी भी उच्च ऊर्जा कक्षा से वो निम्न ऊर्जा कक्षा यानी कि n=1 में अगर पहुंच जाता है तो इसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम लाइमन श्रेणी। जब वो नीचे लौटता है तो वो विकिरण का उत्सर्जन करता है। ऊपर जाते समय तो उसने विकिरण का अवशोषण किया था, और जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वो विकिरण का उत्सर्जन करता है। इस उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा का जो मान है वो आता है पैराबैंगनी क्षेत्र में। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ाया था ना मैंने आपको, उसके अंदर ये पैराबैंगनी क्षेत्र में आता है। और इसको क्या नाम दिया गया? लाइमन श्रेणी नाम दिया गया है। अब दूसरा देखो, मान लो वो ऊपर उच्च ऊर्जा कक्षकों में पहुंच गया है ना, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, अनंत में पहुंच गया। इन सभी में से किसी में से भी वो अगर n=2 पे आके रुक जाता है, मान लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो पे आके रुकता है, मान लो n=3 से 2 पे आके रुका, तो वो ऐसी n=3 से 2 पे आके रुक गया। मान लो 4 से आके रुका, 5 से, 6 से, ऐसे अगर वो आके रुकता है तो उसको हम कहते हैं बामर श्रेणी। क्या नाम है उसका? बामर श्रेणी, ये उसका नाम है। दूसरी श्रेणी का नाम है बामर श्रेणी। ठीक है, अब जब वो ऊपर से नीचे आता है और दूसरी कक्षा में आकर रुकता है तो वो क्या करता है? विकिरण का उत्सर्जन करता है। और ये जो उत्सर्जित होने वाली विकिरण है इसकी तरंग दैर्घ्य आती है दृश्य स्पेक्ट्रम में, यानी कि बेनीहा पिनाला जो वो शब्द था आपके, उसके अंदर इसकी तरंग दैर्घ्य फिट बैठती है। 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में ये इसकी तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित होती है। इसलिए जब ऊपर से तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और अनंत से जब इलेक्ट्रॉन n=2 में आके रुक जाता है तो वो रंग प्रदर्शित करता है। ये देख लिया आप, रंग इसमें शो हो रहा है, ये लाल हो रहा है, हरा, नीला, बैंगनी, अलग अलग प्रकार के दृश्य स्पेक्ट्रम शो करता है। इसका नाम है बामर श्रेणी। इसके पश्चात आती है पाश्चन श्रेणी जो n=3 में आकर रुक जाती है। ठीक है ना, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, दो का नाम यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये तीनों श्रेणियाँ जो हैं वो अवरक्त क्षेत्र में आती हैं, यानी कि अवरक्त जो क्षेत्र है उसका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, उसके अंदर ही आती हैं। अब आपको ये अगर समझ में आ गया हो तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ क्या किया हुआ है, पहली लिखी हुई है लाइमन श्रेणी। ठीक है, ये है फर्स्ट आपके लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में क्या बताया गया है कि यहाँ पे दो चीज़ें बताई हुई है, n=n1 और n2, और कौन सी श्रेणी यानी कि स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी यहाँ बता रखा है। n1 क्या है और n2 क्या चीज़ है यहाँ पर, है ना। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2, 3, 4, 5 से अगर पहले नंबर पे आकर रुक जाता है तो लाइमन श्रेणी मिलती है हमको, ये आपको पता है अच्छी तरह। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे अनंत कक्षक से होता हुआ अगर पहली कक्षा में आ जाता है, n=1 में आ जाता है तो उसमें लाइमन श्रेणी मिलती है और वो पैराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस कक्षा से नीचे आता है वो तो होती है कक्षा n2, उसको उस कक्षा को हम क्या बोलेंगे? n2 बोलेंगे उसको। लेकिन वो जिस कक्षा में आके रुकता है वो होती है आपके n1। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी में फर्स्ट n=1 में रुकता है। अगर हम बात करें बामर श्रेणी की तो बामर श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आके रुकता है? n=2 में आकर रुकता है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं से, और वो दृश्य क्षेत्र में आती है। मैंने आपको बताया था वो नीला, लाल, हरा, पीला नजर आ रहा था उसका रंग। अगर वो पाश्चन श्रेणी है तो फिर वो किसके अंदर आकर रुकेगा? 3 में, और वो अवरक्त में आता है। फिर ब्रैकेट वाला भी अवरक्त में आता है और फुंड वाला भी अवरक्त में आता है। इस प्रकार से इसके अंदर जो श्रेणियाँ बनी हुई हैं वो ये वाली है। ठीक है, और इनके क्षेत्र ये है, लास्ट के तीनों के क्षेत्र जो हैं वो बराबर है, अवरक्त क्षेत्र में आके रुकता है इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम।